हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी विद्युत द्विध्रुव के बल तथा बल आघूर्ण की गणना की थी। आज हम अपने टॉपिक को वहीं आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर सीधे चले आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि पीछे मैंने जो सारे वीडियो बनाए हैं आप उनको एक सीक्वेंस में देखें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स सुपर स्ट्रांग हो जाएं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। देखिए, सतत का मतलब होता है एक समान, आवेश मैंने आपको बताया हुआ है, वितरण का मतलब होता है बटा होना। अब देखिए, जब हमको कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती थी तो हम पहले तो कूलाम के नियम से बल निकालते थे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर F बटे Q लगा करके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर लेते थे। लेकिन ये तभी सत्य होता है जब दोनों आवेश बिंदु आवेश हों। यदि आवेश बिंदु आवेश न होकर के एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर वितरित हों तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है। तो गॉस की प्रमेय सीखने से पहले हमको सीखना पड़ेगा सतत आवेश वितरण। देखिए, सतत का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया होता है एक समान आवेश, और वितरण का मतलब होता है बटा होना। यदि किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से बटे हुए हों तो इसी को हम लोग बोलते हैं सतत आवेश वितरण। यह 3 प्रकार का होता है। पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा क्षेत्रीय आवेश वितरण या क्षेत्रफल आवेश वितरण, और तीसरा आयतन आवेश वितरण। तो एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करते हैं। पहला है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। देखिए, ये क्या होता है, यदि किसी पृष्ठ पर आवेश एक रेखा के रूप में वितरित हो तो इसी को मैं रेखीय आवेश वितरण कहता हूँ। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेखीय आवेश वितरण। एक रेखा से मेरा तात्पर्य है कि यदि कोई वस्तु मान लीजिए एक छड़ के रूप में है या कोई तार है तो उस पर जो आवेश वितरित होगा वह पूरी लंबाई में वितरित होगा, एक रेखा में वितरित होगा। तो इसी को कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। तो लिख लेते हैं परिभाषा। यदि किसी पृष्ठ पर आवेश यदि किसी पृष्ठ पर आवेश यदि किसी पृष्ठ पर आवेश एक रेखा के रूप में वितरित हो, एक रेखा के रूप में वितरित हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी तार की या किसी वस्तु की एकांक लंबाई में वितरित आवेशों की संख्या। किसी वस्तु के एकांक लंबाई में वितरित आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। परिभाषा लिखते हैं। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई में, किसी पदार्थ की लिखते हैं, किसी पदार्थ की एकांक लंबाई में
एकांक लंबाई में वितरित, एकांक लंबाई में वितरित आवेशों की संख्या, एकांक लंबाई में वितरित आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है Q बटे में, सॉरी इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा बराबर होता है Q बटे में L, Q बटे में L। यदि मैं लैम्डा का मात्रक लिखना चाहूँ तो लैम्डा का मात्रक कितना हो जाएगा? देखो बाबू, ये आवेश है Q, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। L लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कितना हो जाएगा? कूलाम मीटर। दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्षेत्रीय आवेश घनत्व या क्षेत्रफल आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। ये क्या होता है? यदि किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से उसके पूरे क्षेत्रफल में वितरित हो तो इसे हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये ब्लैक बोर्ड है, यदि इस ब्लैक बोर्ड पर कोई आवेश वितरित हो जाए तो उसी को मैं बोलूँगा क्षेत्रीय आवेश घनत्व। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। एक बार परिभाषा लिखते हैं, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेशों की संख्या को, वितरित आवेशों की संख्या को, आवेशों की संख्या को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं, कहते हैं। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा बराबर होता है Q बटे में A, जहाँ Q क्या है? आवेश, A क्या है? क्षेत्रफल, A फॉर एरिया। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बटे में A। सिग्मा का मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक। आवेश का मात्रक जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है? कूलाम। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर स्क्वायर। क्षेत्रीय आवेश वितरण क्या होता है? यदि किसी पृष्ठ के पूरे क्षेत्रफल पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे ही क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। देखिए, आयतन आवेश वितरण क्या होता है? यदि किसी पृष्ठ पर आवेश इसके पूरे आयतन में एक प्रकार से एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जैसे मैं कोई घन लूँ अथवा घनाभ लूँ अथवा कोई गोला लूँ, यदि आवेश इसके पूरे आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो इसे ही आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? किसी पृष्ठ के एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या ही क्या कहलाती है? आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। किसी पृष्ठ के एकांक आयतन में
किसी पृष्ठ के एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व को बाबू हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है Q बटे में V, जहाँ Q क्या है, आवेश है, V क्या है, उस पृष्ठ का आयतन है। V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। यदि मैं रो का मात्रक लिखना चाहूँ तो रो का मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक बटे V का मात्रक। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। V क्या है, आयतन है, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो आयतन आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करता हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घन कोण। देखिए, आपने बचपन में कोण के विषय में जानकारी जरूर प्राप्त की होगी। कोण क्या होता था, यदि मैं एक वृत्त ले लूं, और इस वृत्त के केंद्र पर से इस वृत्त की परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु, जिसको मैं A और B कह रहा हूँ, वृत्त के केंद्र को यदि O कह दें तो OB और OA को मिलाएं, तो यहाँ पर जो कोण अंतरित होता था, इसी को मैं क्या बोलता था, कोण। और कोण बराबर आपने पढ़ा था चाप बटे में त्रिज्या। कोण का सूत्र आपने पढ़ा था चाप बटे में त्रिज्या। हमारे फिगर के हिसाब से कोण कितना है, थीटा। चाप कितना है, AB। देखिए चाप, अब चूंकि AB एक सीधी रेखा नहीं है, एक चाप है, इसके लिए मैं AB के ऊपर एक ऐसा निशान बना देता हूँ। और त्रिज्या कितनी है, मान लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R, तो ये हो जाएगा R। यदि मैं ये निकालना चाहूँ कि पूरी परिधि द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना कोण अंतरित होता है, कुल कोण कितना अंतरित होता है, तो देखिए कैसे निकाल पाएंगे। थीटा बराबर हो जाएगा, पूरी परिधि कितनी होती है वृत्त की, 2 पाई R, और नीचे डिवाइड बाई R। R से R कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 2 पाई। इसी को हम लोग 360 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो किसी वृत्त के केंद्र पर जो कुल कोण अंतरित होता है वो कितना होता है, 2 पाई। और कोण का मात्रक क्या होता है, कोण का मात्रक कितना होता है, रेडियन। और किसी वृत्त के केंद्र पर कुल कोण कितना अंतरित होता है, 2 पाई रेडियन। लेकिन हम तो घनकोण सीख रहे हैं ना, तो देखिए बाबू घनकोण क्या होता है। यदि मैं एक गोला ले लूं, अभी आपको चित्र में दोनों डायग्राम एक जैसे ही दिख रहे होंगे, लेकिन एक वृत्त और एक गोले में अंतर होता है। वृत्त जो आप देखते हैं, चूड़ी, कंगन, ये सारी किसकी आकृतियां हैं, वृत्त की आकृतियां हैं। लेकिन आप विभिन्न प्रकार की बॉल देखते हैं, चाहे वो क्रिकेट की बॉल हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, वो सारी क्या हैं, गोले के उदाहरण हैं। तो आपने फुटबॉल देखा होगा, और फुटबॉल में आपने देखा है कि अलग अलग कलर के पैचेस बने होते हैं, कोई नीला, कोई पीला, कोई नारंगी, कोई लाल। तो यदि मैं इसको एक गोला मान लूँ और इस पर मान लूँ कि एक कोई पैच है, एक छोटा सा हिस्सा है, ये छोटा सा हिस्सा, और इस छोटे से हिस्से के विभिन्न बिंदु पर मैं यदि इसके केंद्र से मिलाऊँ, गोले के केंद्र से मिलाऊँ, तो ये जो कोण बनेगा इसी को मैं कहूँगा घन कोण। और घन कोण को दिखाते हैं ओमेगा से। घन कोण को किससे दिखाते हैं, ओमेगा से।
घन कोण बराबर होता है, जिस प्रकार से कोण बराबर होता था चाप बटे में त्रिज्या, उसी प्रकार से घन कोण बराबर होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, बटे त्रिज्या का स्क्वायर। मैं यदि मान लूं कि ये जो पृष्ठ है इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, यस है, और इस गोले की त्रिज्या कितनी है, आर, तो घन कोण ओमेगा बराबर हो जाएगा यस बटे में आर स्क्वायर, यस बटे में आर स्क्वायर। यदि देखिए गोला है ना, और ये क्या है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटे हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा बराबर आएगा 4 पाई। इसका क्या मतलब है कि किसी गोले के केंद्र पर जो कुल कोण अंतरित होता है वो कितना होता है 4 पाई, लेकिन ये कोण नहीं है, घन कोण है ना, तो घन कोण का मात्रक होता है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। आपने क्लास 11th में पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़े थे, यही वो दो आपने व्युत्पन्न मात्रक पढ़े थे। कौन कौन से, एक तो कोण था और दूसरा था घन कोण। कोण का मात्रक होता था रेडियन और घन कोण का मात्रक होता था स्टे रेडियन। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने आगे टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। एक बार परिभाषा लिखते हैं इसकी, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए यदि मैं एक कोई पृष्ठ ले लूं, यदि मैं कोई पृष्ठ ले लूं और इस पृष्ठ के अभिलंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजरें, तो इन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, इन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ये विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। देखिए मैं यदि यहाँ पर दो पृष्ठ लूँ और दोनों के क्षेत्रफल समान है, तो ये पहला पृष्ठ हो गया, और यहाँ पर यदि मैं एक दूसरा पृष्ठ ले लूँ और इन दोनों पृष्ठों के क्षेत्रफल क्या हैं, समान हैं, दोनों पृष्ठों के क्षेत्रफल क्या है, समान है, तो इससे विद्युत बल रेखाएं, कुछ विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, और कुछ विद्युत बल रेखाएं इस वाले पृष्ठ से गुजर रही हैं। देखिए
मैंने क्या बताया आपको कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत बल रेखाएं बताती क्या हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं। अब पहले वाले पृष्ठ में देखिए विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है और दूसरे वाले पृष्ठ पर देखिए विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है। अर्थात पहले वाले पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा और दूसरे वाले पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कम होगा। अर्थात जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। जो फाई है ये अनुक्रमानुपाती है विद्युत क्षेत्र ई के। अर्थात जहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा वहाँ पर विद्युत फ्लक्स भी ज़्यादा होगा और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम होगा वहाँ पर विद्युत फ्लक्स भी कम होगा। एक दूसरा डायग्राम देखते हैं। अब मैं दो ऐसे पृष्ठ ले रहा हूँ जिनके क्षेत्रफल अलग अलग हैं। ये पहला पृष्ठ हो गया, इसमें हो गई विद्युत बल रेखाएं। और यहाँ पर मैं दूसरा पृष्ठ ले रहा हूँ। यहाँ पर हम दूसरा पृष्ठ ले रहे हैं जो कि बड़ा है। यहाँ पर भी देखिए विद्युत बल रेखाएं। अब आप देखिए यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है और यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है। अर्थात यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी ज़्यादा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि फाई अनुक्रमानुपाती होगा पृष्ठ के क्षेत्रफल ए के। यदि मैं इन दोनों को मिलाकर के लिखना चाहूँ तो फाई अनुक्रमानुपाती हो जाएगा ई ए के, या फाई बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फाई बराबर हो जाएगा ई ए के। ये होता है विद्युत फ्लक्स का सूत्र। ये होता है विद्युत फ्लक्स का सूत्र। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि अब हमारा विद्युत क्षेत्र समांतर न गुजर करके किसी पृष्ठ से यदि इस प्रकार से पास हो, कुछ विद्युत फ्लक्स कुछ इस प्रकार से पास हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। किसी पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल के लंबवत जो सदिश होता है वो कहलाता है क्षेत्रफल सदिश। जैसे इस बोर्ड के लंबवत यदि एक रेखा में ऐसे खींच दूँ तो ये क्या कहलाएगी? क्षेत्रफल सदिश कहलाएगी। यदि मैं अपने हाथ के ऊपर एक रेखा ऐसे खींच दूँ तो ये क्षेत्रफल सदिश कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लंबवत कुछ इस प्रकार से होगा। ये ऐसे रखा गया है और इसका क्षेत्रफल सदिश कुछ इस प्रकार से होगा। ये किसकी दिशा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये किसकी दिशा है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा। इसको हम लोग चाहें तो यस से प्रदर्शित कर सकते हैं। और चूंकि क्षेत्रफल सदिश है तो इसको हम लोग लिखते हैं ई डी एस। क्षेत्रफल सदिश को यस के आगे डी लगा करके लिख दिया जाता है। डी से मेरा तात्पर्य है कि डी के आगे जो भी क्वांटिटी लिखी गई है वो बहुत सूक्ष्म है। ये कोण हो गया थीटा। तो उस स्थिति में मेरे जो विद्युत फ्लक्स का सूत्र आएगा, हमारे जो विद्युत फ्लक्स का सूत्र आएगा वो होगा ई एस कॉस थीटा। ई एस कॉस थीटा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन यदि फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।